MH1 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, हम बात करें अगर पिछले साल हिमाचल प्रदेश के अंत में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी पिछले एक दो दिन पहले ही पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार पुनः बनी है, सरकार बनने के बाद बतौर वित्त मंत्री के तौर पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश किया प्रदेश के लिए। उस पहले बजट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि उसके अंदर क्या खास रहा और प्रदेश को क्या सौगात देने का काम किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और साथ ही साथ अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार 100 दिन पूरे करने जा रही है। उसके साथ हम इन 100 दिनों के अंदर इस सरकार ने क्या काम किए हैं, कौन से अपने चुनावी वायदों को पूरा करने का काम किया है और आगे का इनका जो रोड मैप है हिमाचल प्रदेश के लिए, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज इस साक्षात्कार में हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उनसे जानने की कोशिश करें। सुक्खू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुक्खू जी, बतौर वित्त मंत्री ये आपका पहला बजट आपने हिमाचल प्रदेश के लिए पेश किया। आप व्यक्तिगत तौर पे कितना संतुष्ट हैं, क्या मानते हैं कि कितना बैलेंस्ड ये बजट हिमाचल प्रदेश के लिए रहा? जहां तक बजट की बात है, मैं तो इतना कह सकता हूं, इस बजट का आधार हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु और जो हमारी देव संस्कृति है, भविष्य में उस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है। हम चाहते हैं कि हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो, हिमाचल के लोग अपने पैरों पर खड़े हों। इस दृष्टिकोण से हिमाचल को हम ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना चाहते हैं। 2026 हमारा लक्ष्य है। इस सोच के साथ इस बजट को मैंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत किया है। इसमें सर मैं एक चीज और विशेष तौर पर जानना चाहूंगा। जो आपने चुनाव के समय पर जो वादे किए थे जनता में, या जो चुनावी एजेंडे के साथ आप उतरे थे, आपने इस बजट के थ्रू वो सारी चीजों को साधने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि आज की अगर हम वस्तुस्थिति की बात करें हिमाचल प्रदेश की, क्या इस वस्तुस्थिति के अंदर इसको धरातल पर क्रियान्वित करना उतना ही आसान है, या इसके लिए आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां हैं या कुछ चीजें हैं जिनको पहले दुरुस्त करना होगा, उसके बाद इसको धरातल पर क्रियान्वित किया जा सकता है? देखिए, जब आपको कोई कार्य मिलता तो उसमें चुनौतियां हमेशा होती है। कोई जिम्मेवारी किसी भी क्षेत्र से संबंधित मिलती है, चाहे वो मीडिया से संबंधित है, चाहे राजनीतिक जीवन से संबंधित है या जीवन में कोई और कार्य करने से संबंधित हो, चुनौतियां हमेशा रहती है। और चुनौतियों का सामना करके ही और चुनौतियों को पार करके ही आगे बढ़ा जाता है। चुनौतियां हमारे पास थी, कर से दबे इस हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे सही करना है, और उसी अर्थव्यवस्था में जो हमने गारंटियां दी हैं उसको कैसे पूरा करना है। मुझे खुशी है कि हमने पहली ही विधानसभा के बजट सत्र में 4 से 5 गारंटियों की रूपरेखा हमने तैयार कर दी है, जिसमें से 2 हमने लागू कर दी है। और जो गारंटियां दी जाती है वो 5 साल के लिए दी जाती है। 5 साल में जो भी हमारी 10 गारंटियां उनको हम लागू करेंगे। जी, मैं सुक्खू जी इसमें एक और विशेष तौर पर जानना चाहूंगा। जब आपकी सरकार, आपने जिम्मेवारी संभाली, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो जो कर्जे की स्थिति थी, वस्तु स्थिति अगर धरातल पर बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल में सरकार रही, तो 74,622 करोड़ रुपए की एक रकम है जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जा है। एक ऐसी बात भी निकल के आई, आपका कोई बयान भी पीछे सामने आया था कि आने वाले समय के अंदर 8,353 करोड़ रुपए का कर्ज जो है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और लेंगे। अगर इसी को हम मूलभूत तौर पर लेके चलें तो 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के ऊपर 83,798 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। पहला सवाल इसमें यह निकल के आता है कि इसके लिए एक रोड मैप जो सरकार के पास होना है, क्या अभी उस ऐसे कोई रोड मैप को लेकर आप चल रहे हैं? और दूसरा कि साथ ही साथ आपने कुछ जो बजट के अंदर बात करें, जो मुख्य बिंदुओं पर आपने बात की,
उसमें आपने एक्साइज पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव को लेकर बात करी, आपने कुछ वाटर सेस को लगाने की बात की जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन हो, और रेवेन्यू जनरेशन होगा तो हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं विकास करने में मदद मिलेगी। तो मैं इन दोनों पहलुओं पर आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रदेश के ऊपर ये कर्जा है इसको लेकर क्या रोड मैप या क्या विजन लेकर चल रहे हैं, और रेवेन्यू को लेकर जो आपने बदलाव की कि रेवेन्यू बढ़े, उसको लेकर भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा कीजिए आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की देनदारी है। जब 6th पे कमीशन लागू किया, उसमें जो हमारे पेंशन कर्मचारी है उनकी 4,500 करोड़ की देनदारी है, और जो हमारे अभी कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है 6th पे कमीशन का जो एयर है उसकी भी 5,500 करोड़ रुपए की देनदारी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 992 करोड़ रुपए का डीए अनाउंस किया, जो दिया नहीं, चुनाव हो गया, हमारी सरकार आ गई, उसकी भी देनदारी है। और जो अब हम लोन उठा रहे हैं वो भी देनदारी है। अभी तो हम लोन को चुकाने के लिए लोन उठा रहे हैं। जो लास्ट क्वार्टर है इसमें कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कर्ज के बोझ के तले आगे नहीं बढ़ सकते। प्रत्येक हिमाचली पर 92,833 रुपए कर्ज है। इस स्थिति से कैसे निपटना है, उस दृष्टिकोण से हमने अपने बजट में तय किया 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, और मुझे लगता है कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश बनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने पहली बार बजट में रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है उसके बारे में भी चर्चा की है, और पहले बजट में हमने वाटर सेस लगाया, जो हिमाचल प्रदेश की नदियों से बहता हुआ सोना है, उसमें सब कुछ हमारा है और उसके बाद हमको कुछ मिलता नहीं है। उस दृष्टिकोण से हमने वाटर सेस लगाया, उससे भी हमारे को तकरीबन काफी पैसा आने की मैंने कुछ आंकड़े देखे तो लगभग संभावना, 1200 करोड़ के आसपास काफी पैसा आने की संभावना है। जी जी। दूसरा, हमने अपनी 5 साल से जो लिकर पॉलिसी थी उस 10% पर बढ़ाकर हम रिन्यू कर देते थे, और मुझे खुशी है कि मैंने उस पॉलिसी को चेंज किया और ओपन बिडिंग से हमने वो पॉलिसी करवाई। आज मुझे इस बात की खुशी की पिछले कल वो ओपन बिडिंग की जो पॉलिसी वो खत्म हुई, और तकरीबन हमें 40% का गेन उसमें हुआ। तीसरी बात है कि हमें बिजली सरप्लस स्टेट होने के बाद भी हम लीन सीजन जो होता है, जैसे अक्टूबर से मार्च में, तो उसमें हम 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से बिजली खरीदते हैं। हम उस दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देंगे, और उस दिशा में हमें जनता का भी सहयोग चाहिए और हमें अधिकारियों का भी सहयोग चाहिए, और हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तब 1 साल बाद हम थोड़ा सा उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब काम करना है और दिल लगाकर जब काम करना है तो इसको हम पार कर लेंगे। जी, मैंने सुखू जी मैं अभी पिछले दिनों मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी साक्षात्कार किया था। उस साक्षात्कार के अंदर मैंने एक प्रश्न उनसे सवाल ये किया था कि अमूमन ऐसा देखा गया, अमूमन ऐसी बात होती है कि जिस प्रदेश के अंदर अगर किसी पार्टी विशेष की सरकार है, अगर उसी की सरकार केंद्र में है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसको सपोर्ट जो है, ग्रांट जो है या कमीशन जो है, या जो योजनाओं के लिए पैसा चाहिए प्रदेश को विकसित करने के लिए, वो केंद्र सरकार से पूरी तरह से मिलता है, और एक सामंजस्य के साथ। क्योंकि प्रदेश और केंद्र के अंदर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, और केंद्र में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी मैंने जयराम ठाकुर जी से सवाल किया था कि आपके केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी आप इस कर्जे से प्रदेश को निजात क्यों नहीं दिला पाए, जबकि आप जिस तरह जितनी ग्रांट चाहते हैं प्रदेश के लिए ले सकते थे। तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की जो 12 से 17 के दौरान भी सरकार रही, तब भी लगभग 48,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़कर गए। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप क्या मानते हैं कि जो ये कर्जा बढ़ा है, ये किन कारणों से जो है आज 75,000 करोड़ तक कर्जा पहुंच गया, किन कारणों के लगता है आपको? लगता है 75 नहीं, हम तो मेरे को लगता है कि 83,000 करोड़ हो जाएगा, 91,000 करोड़ हो जाएगा जी, आने वाले वक्त में। लेकिन हम हमेशा कर्जे के बोझ के तले दबे नहीं रह सकते। हमने नीतियों में बदलाव किया है, हमने व्यवस्था परिवर्तन की है, जल्दी उसके सार्थक रिजल्ट आएंगे।
आप देखेंगे कि कुछ सालों में हमारी आर्थिक वृद्धि दर भी बढ़ेगी और हमारी जो कर्जा लेने की शक्ति है जो है वो भी कम होगी और हम कम करेंगे, कम कर्जा लेंगे। लेकिन पहले विकास करना है, अभी उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तभी मैंने कहा कि 4 साल हमारे को अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लगेंगे। जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप कि जो पिछली सरकार रही उनके चलते हुए भी, जबकि केंद्र में भारतीय नहीं, वो ला ही नहीं सके, कोई ग्रांट ला ही नहीं सके। जो आपने सवाल पूछा कि वो भारत की हमेशा बोलते रहे हिमाचल में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो कोई ग्रांट प्रदेश को दिला नहीं सके। योजनाएं तो में जो धन है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि सॉवरन स्टेट है इंडिया, जो सॉवरन स्टेट, हमारा जो हक बनेगा, वो जो हमारा राइट मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन अगर स्पेशल ग्रांट ले आते और दे सकते थे, राजीव गांधी जी के समय हमें स्पेशल ग्रांट मिलती थी, एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिमाचल प्रदेश को स्पेशल ग्रांट दी, लेकिन अभी तक मोदी जी और जयराम के समय कोई स्पेशल ग्रांट हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे अभी आप कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तालमेल और सामंजस्य बिठाकर क्या आप केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए कुछ ग्रांट्स और कुछ ऐसी योजनाएं लागू करवाने में हो पाएंगे आने वाले समय? हिमाचल में तो हम लागू कराएंगे ही, और तालमेल हम केंद्र से भी बनाते हैं। हमारा केंद्र की सरकार है, उसमें कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या बात होगी, हमें उनसे भी तालमेल मिलाकर अपने प्रदेश के लिए धन लाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने बजट के अंदर 13 नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया हिमाचल को। जैसे आपने कहा कि हिमाचल को ग्रीन शेड बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया आपने, स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों को लेकर, शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर बड़े वादे किए। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जो फेस वाइज देने की बात कही, और 30,000 नौकरियां। ये सब के लिए पूरा जो प्लान है, ये किस तरह से आपको लगता है कि इनको आप धरातल पे उतार पाएंगे आज की वस्तुस्थिति देखते हैं? हमने उसके लिए बजट का प्रावधान करा दिया, फंक्शनल पोस्टें हैं, और मैं बजट में पिछले 3 महीने से खुद लगा हुआ था, तो अब मुझे पता है कि मैंने इनको धरातल पर लाना है। 1 साल में के अंदर ये सब धरातल में लगे होंगे, और इसके लिए अभी से काम शुरू हो गया। मैं आज ही मीटिंग ले रहा हूँ, कल भी मीटिंग ले रहा हूँ, इन्हीं योजनाओं से संबंधित। अभी बजट पास होना है और उसको हमने अमली जामा पहनाना है। हम बात करें अभी इस समय विपक्ष के तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। जयराम ठाकुर जी नेता विपक्ष के तौर पर विधानसभा में भी रहे। अभी विधानसभा के अंदर जब आपका ये सत्र चल रहा है, तो इस दौरान इन्होंने ताला और चेन के साथ प्रदर्शन किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और विपक्ष का कहना है कि ये तालाबंदी की सरकार है, और मुख्यमंत्री को तालाबंदी वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं जयराम ठाकुर जी। और उनका कहना है कि जिस तरह से आप लोगों ने आते ही कुछ संस्थानों को डी नोटिफाई किया और बंद कर दिया और ताले लटकाकर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। विधानसभा परिसर में आप चेन लेकर ताला लगाकर रहते हैं, एक विरोध का तरीका, अच्छी बात है। विधानसभा के अंदर आकर आप ताला और चेन लेके चल लाते हैं, वो गलत बात है। फिर ऊपर से झूठ बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए। मुख्यमंत्री जी तो खुद उनसे मिलने के लिए उनके पास गए, और फिर उनके 2 विधायक हमारे साथ गए। तो ये जो नाटकबाजी है, गलत बात है। आपको सही बोलना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, डी नोटिफिकेशन क्यों हुए? 4.5 साल तक जयराम जी ने हम हिमाचल प्रदेश में कोई संस्थान नहीं खोले। चुनावों के 6 महीने पहले आकर संस्थान खोल दिए। और संस्थान कैसे खोले कि स्कूलों में स्कूल अपग्रेड कर दिए, टीचर की भर्ती नहीं की, और हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिए, डॉक्टर की भर्ती नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब पीएन के सारे स्कूल नहीं चल सकता, वार्ड बॉय के सारे हॉस्पिटल नहीं चल सकता। अगर महज हॉस्पिटल खोलना ही है और अपग्रेड ही करना, तो मैं सारे कर देता हूं, मुझे क्या हर्ज लगता है। लेकिन हमने कहा कि जहां नीड बेस होगी वहां उस संस्थान को हम खोलेंगे। मैंने जयराम ठाकुर जी से यह सवाल किया था, और मैंने उनको ये कहा था कि जी आपने इस बात के लिए बहुत ज्यादा विधानसभा के अंदर भी इस बात को पूरी प्रमुखता के साथ उठाया, और जो है ना ताले और चैन के साथ आपने इसका विरोध भी किया। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि जो डी नोटिफाई की गई, इसके पीछे आपका मानना क्या है और किस लिए आपने प्रदर्शन किया? तो उनका कहना था कि ये केवल बदले की भावना से किया। और उन्होंने इसके स्पष्टीकरण में एक बात और कही कि जब पिछली सरकार थी, जब कांग्रेस की 2012 से 17 तक थी, तो उन्होंने कहा कि आखिरी दिन तक, जब तक सरकार चुनाव होने थे
और जो चुनाव संहिता लागू होनी थी, आचार संहिता लागू होनी थी, तब तक घोषणाएं होती रही, संस्थान ओपन हो, और उन्होंने कहा कि हमने आने के बाद उसका कोई प्रावधान नहीं था, आर्थिक तौर पर उसके लिए कोई चीजें सुनिश्चित नहीं की थी, फिर भी हमने कोई डी नोटिफाई नहीं किया, उसके लिए प्रावधान बनाया। जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार के अंदर 2017 में की थी उसको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद धीरे धीरे उनको हम अमली जामा पहनाते हुए इंप्लीमेंट करते चले गए। जबकि जो ये सरकार ने किया है आर्थिक रीजन देकर कि आर्थिक तौर पे उसके लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन ये किया बदले की भावना से, तो ऐसा उनका कहना था। नहीं, ये देखिए ना, मैं एक चीज बताऊं कि उस पिछली सरकार ने किया, उनके समय जो कांग्रेस की सरकार थी उनको हमने शुरू किया, और फिर हमारी सरकार ने किया, उसको हमने शुरू किया। वो भूल गए कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन है कि जो पिछली सरकार करती है और अगली सरकार को करना पड़ता है, ये नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता रहे, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक स्कूल में रहे, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ये 286 में कोई भी शिक्षक नहीं था, शिक्षक ही नहीं तो स्कूल खोलने का फायदा क्या कि हमने उनके समय किया। ये बदले की हमने एक नॉर्म्स बनाया, उस नॉर्म्स के तहत हम कॉलेज खोलेंगे, जहाँ 60 बच्चे होंगे वहां हम कॉलेज खोलेंगे। जयराम जी का, ठाकुर जी का कॉलेज 60 की नॉर्म में आया, अगर बदले की भावना होती तो उसको भी डी नोटिफाई करते। उनका छतरी का कॉलेज, उसको डी नोटिफाई करते। उन्हीं के समय के 23 कॉलेज में 4 नॉर्म्स को पूरा करते थे, हमने 4 को खोला, 19 को डी नोटिफाई किया। 280 स्कूल में कोई टीचर के बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, उनको हमने डी नोटिफाई कर दिया महज राजनीतिक लाभ के लिए। और उनको ये दिखाना भी पड़ता है कि मैं विधायक दल का नेता हूं, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध किस चीज का कर रहे? जहां टीचर नहीं उन स्कूलों को खोलने के लिए बोल रहे। हमने तो उनका भी स्कूल खोला, हमने तो कईयों औरों को भी स्कूल खोला। तो विपक्षी दल को कई बार ऐसा ड्रामा करना पड़ता जो वो कर रहे थे। चलिए, इसके बजट के साथ साथ हम बात करते हैं सुक्खू जी की आपकी सरकार अगले कुछ दिनों के अंदर अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे आपका भी 100 दिन का कार्यकाल पूरा होना है। आप क्या मानते हैं कि जब से आपने हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी संभाली है, आप क्या मानते हैं कि मुख्यतः कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप अपने आप को भी इस चीज के लिए संतुष्ट महसूस करते हैं कि हिमाचल की जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रदेश में कि आपने उन चीजों को धरातल पर इंप्लीमेंट करने में आप कामयाब हुए इन 100 दिनों के अंदर? आप ऐसी कौन सी चीजें मानते हैं? देखिए, हमने कई बार कहा है कि सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 3 महीने में काफी विभागों में व्यवस्था परिवर्तन हो गया और कईयों में हो रहा है। सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पेपर लीक आम बात थी। पुलिस भर्ती का पेपर हुआ, जयराम सरकार जी मुख्यमंत्री थे, उसकी इंक्वायरी करवाने की जगह उसको द्वारा पुलिस भर्ती का पेपर करवा दिया और लोग लगा दिए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, पेपर लीक होते रहे, एक भी इंक्वायरी नहीं करवाई। मैंने मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन उसकी इंक्वायरी करवाई और उसको भंग कर दिया, क्योंकि वहां जो सरकारी कर्मचारी थे वो पेपर बेचते थे, और कि युवाओं के साथ धोखा न हो, उस दृष्टि से भी मैंने कार्य किया। तीसरा, हमने 6000 अनाथ बच्चे थे, अनाथ बच्चों का कोई आवाज नहीं होती। हमने कहा कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। 27 साल तक वो सरकार उनका पालन पोषण करेगी, उन्हें 4000 रुपये हर महीने पॉकेट मनी देगी, उन्हें हायर एजुकेशन जैसे बीटेक, पॉलिटेक्निकल, IIT, ITI कुछ भी कोर्स करेगी उसकी सारी फीस भी देगी, उसके हॉस्टल का खर्चा भी देगी, कपड़ों के लिए 100 रुपया भी देगी, घूमने के लिए अलग से पैसे भी देगी। तो उन बच्चों के लिए क्या, और भी कई डिसीजन हमने किए कि हमें फैसला करना कि हिमाचल प्रदेश की इस दिशा में जाएगा। बजट के अनुसार हमने उस फैसले को आपको दिखाया, और निश्चित तौर पर 100 दिन की कार्यप्रणाली से तो अभी और अधिक आगे काम करना, पर बहुत अच्छा कार्य हमने 100 दिन में किया। ट्रांसपेरेंसी लाई, नशे के खिलाफ एक सख्त अभियान चला हुआ है, अब करप्शन के खिलाफ एक सख्त अभियान चला हुआ है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ वारी चल रही है, तो सख्त अभियान चला हुआ है। सुक्खू जी, बात करते हैं इसकी, जो आपने बजट पेश किया, लोगों के बीच में उसकी तरह अलग अलग मत है उसको लेकर। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जनता के बीच में ऐसी बात भी है कि बहुत ही जो है संतुलित बजट है, लोक लुभावना बजट है। आमतौर पर ऐसा देखा गया कि कभी भी कोई सरकार आती है और जब पहला बजट पेश करती है तो बड़ा बैलेंस करते हुए और ऐसी चीजों को देखते हुए कि आने वाले सालों में उसको बेहतर करते चले जाएंगे, वस्तु स्थिति को एनालाइज करते हुए। इसके पीछे विपक्ष का और कई जगह पर यह चर्चा भी थी
कि भाई कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर पुनः उनको जिम्मेवारी मिली है और आने वाले समय के अंदर इस साल में कर्नाटक के अंदर, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सब जगह पर विधानसभा के चुनाव है। तो कांग्रेस इस तरह का बजट लाकर एक शायद संदेश देने का भी काम करना चाहती है बाकी प्रदेशों के अंदर कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो निभाना जानती है, उनको धरातल पर उतारना चाहती है। क्या ये मनोभाव भी था कि बाकी प्रदेशों के अंदर भी एक मैसेज आए कि कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच में जाकर चुनावी वायदे करती है तो उसको निभाने के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी हमने काम किया बजट के अनुसार किया और जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी थी उस अनुसार किया गया। और निश्चित तौर पर अगर हम पहले बजट से ही लोगों को सुविधा देना शुरू कर दें तो अच्छी बात है ना। चुनावों के वक्त नहीं करनी पड़ती है, हमें अच्छी काम के लिए बजट किया। हम चाहते हैं कि जो लोग हैं अगर हमारे पास कुछ पैसा बचता तो उनको दिया जाए। 1% पर हमने गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन की व्यवस्था की। उसने ITI के लिए करनी है, उसने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना, उसके लिए 1% ब्याज पर मिलेगा। विधवाओं के लिए हमने मकान की बात की, एकल नारी के लिए हमने मकान की बात की, और जो छोटे दुकानदार है उनके इंटरेस्ट को आधा हमने कर दिया। टैक्सी वाले को बोला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेगा तो आप 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, समावेश है सबका। उसमें देखा गया कि भविष्य में हमने दिशा तय करनी है, उस दिशा की ओर हमारा समावेश है। विपक्ष की तरफ से आपकी सरकार पर एक आरोप और लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार इस बार बनी और मुख्यमंत्री के साथ साथ पहले तो मंत्रिमंडल के अंदर बहुत समय लगा, दूसरा आरोप ये लगा कि उसके बाद से मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री हैं उनका जो शुरुआती समय रहा, जो शुरू का 1-1.5 महीना 2 महीना रहा, वो दिल्ली का या बाहर के दौर का ज्यादा रहा, जबकि उनको प्रदेश के अंदर रहते हुए यहाँ की धरातल पे काम करने का होना चाहिए था। इस तरह का विपक्ष एक आरोप लगाता है। पता नहीं कौन आरोप लगाता है, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा तो मैं शिमला में रहा हूँ। अब ये नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, तो गलत। ऐसा सुनने में आया था। जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि उनका ज्यादा समय, और जबकि उनको पहले दिन से ही विधानसभाओं के अंदर और जाना शुरू करना चाहिए था। पहले दिन से ही विधानसभा से हूँ, ऐसे गलत बात है। चलिए, तो हम चलते चलते एक सवाल सुखू जी आपसे बस ये लेना चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर, अभी आपके लगभग 3-4 महीने का समय आपकी सरकार को हुआ है, बड़ी ही साफ नीयत के साथ जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा बजट आपने प्रदेश के लिए, जनता के लिए पेश किया। आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो लगता है बजट के अलावा भी जो आप प्रदेश के लिए करना चाहेंगे, जो आपने गारंटियां दी हैं 10 गारंटियों के अलावा, जो आपने इस 3-4 महीने के समय में आपने महसूस किया होगा कि प्रदेश के लिए इन चीजों पर भी अग्रसर करने के बढ़ाने की जरूरत है? तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के साथ वो भी साझा कीजिए कि हिमाचल की जनता के लिए और आपके माइंड में क्या विजन है। नहीं, हिमाचल की जनता को हमने इस बजट के द्वारा आने वाले 5 वर्षों की दिशा तय कर दी है। अब इसका सार्थक परिणाम आएगा। सार्थक परिणाम कब आएगा? जब हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। जो बजट में घोषणा की गई है वो धरातल पर उतरे। अब मेरा दायित्व है उनको धरातल पर उतारना और धरातल पर उतारकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व मेरा है बजट के बाद। अब 1 साल का समय हमें मिला है। हम चाहते हैं पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ें, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सुखू जी, इस बार जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो आप ऑल्टो गाड़ी से ऐसी, इसको लेकर बहुत ही चर्चा रही हिमाचल के साथ साथ बाकी प्रदेशों में कि एक बड़ी सादगी की जो मिसाल है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेश की। आपका मनोभाव क्या थे कि ऑल्टो गाड़ी के अंदर विधानसभा में आना? आपके उसके पीछे मनोभाव क्या थे? सिर्फ एक सादगी और सरलता का एक उदाहरण देना लोगों के बीच? देखिए, मैं कोई चीज दिखावे के लिए नहीं करता। 2003 में जब मैं विधायक बना था तो मैं ऑल्टो गाड़ी में गया था, उसी ऑल्टो गाड़ी में। तो मैंने अपने अतीत को याद रखा, ठीक है ना। जो हमने अतीत में याद रखा, वर्तमान में हमारे पास चुनौतियां हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया और आगे की हमने क्या दिशा तय करनी है और भविष्य को संवारना है। ये मेरी सोच है। अल्टो में तो मेरे साथ तो 20 साल पुरानी अल्टो है। तो मैंने बोला मैं पहले उस गाड़ी में जाता हूँ। पहले मेरे पास PSO भी नहीं रखा मैंने जब विधायक था। आज मैं Z+ सिक्योरिटी के बीच घिर गया हूँ। तो मेरे को मेरे स्वभाव में है, ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा दिखावा, मेरे नेचर में नहीं है। तो मेरा दिल करता है मैं अल्टो में चल पड़ता हूँ। मेरा जहाँ दिल करता है, जहाँ मन करता है, मन को मैं दुखी नहीं होने देता। और हम है ही साधारण लोग हैं, हम परिवार से उठकर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में यही भाव है
कि काम करना है और जो हो सकता है, जो हमारे पास साधन है, उसके हिसाब से लोगों की सेवा करना। आपने एक बहुत अच्छी बात कही सुखू जी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ा संदेश भी है कि आज आप प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उसके बाद जो आपने बात कही कि मैं अपने अतीत को हमेशा अपने साथ रखता हूं, याद रखता हूं, ताकि आदमी धरातल पर और ग्राउंडेड रहकर सरलता के साथ काम सके। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए भी कि पद और प्रतिष्ठा से बड़ी आदमी की सरलता और जो असलियत है वो महत्वपूर्ण है। तो सुखविंदर सिंह सुखू जी, आज MH1 न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट को लेकर आपने अपने विचार रखे कि बजट के मनोभाव क्या है, कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के लिए विजन क्या है, विजन को लेकर आपने चर्चा करी और आने वाले समय के लिए किस तरह से आप हिमाचल प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएंगे। आपका MH1 न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जिस साफ नीयत के साथ, जिन गारंटियों को लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में, आपकी नीतियों में, राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, हिमाचल प्रदेश को आप विकास की तरफ लेके जाएं, ऐसी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और प्रदेश को उन्नति की तरफ अग्रसर करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी बात रखी कि बजट के अंदर जो वस्तुस्थिति है प्रदेश में वो क्या है, किन चुनौतियों को लेकर जो वो महसूस कर रहे हैं कि कौन सी प्रदेश के अंदर वो चुनौतियां हैं जिनसे उनको पार पाना है, और आगे का उनका रोड मैप क्या है, वो विजन, वो रोड मैप उनके पास तैयार है जिसको लेकर वो प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।